नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। बस स्टैंड के नजदीक से गुजर रही महिला के गले से झपट्टा मार 2 लोगों ने सोने के जेवर छीने। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर लुटेरों को पकड़ने का कर रही प्रयास। एसकेडी यूनिवर्सिटी में परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र यादव के पहुंचने पर किया गया अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन। नगर परिषद द्वारा कब्जे हटाकर बेघर किए गए वार्ड 51 के लोगों को मकान देकर बसाने की मांग। वार्ड वासियों ने पार्षद के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जंक्शन बस स्टैंड को यथावत रखने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने रोडवेज के मुख्य प्रबंधक को सौंपा ज्ञापन। स्वास्थ्य विभाग ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत रिलायंस मेगामार्ट एवं डेली सेव नामक 2 संस्थानों का किया निरीक्षण। और अब समाचार विस्तार से। बस स्टैंड के नजदीक से गुजर रही एक महिला के गले से बाइक सवार 2 अज्ञात व्यक्ति सोने के गहने झपटकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर लुटेरों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। बाइक पर सवार होकर आए 2 लोग रात्रि को अपनी बेटी के साथ बाजार से घर जा रही एक महिला के गले में पहने सोने के 3 लॉकेट झपटकर फरार हो गए। अचानक हुई इस घटना के बाद मां बेटी की ओर से शोर मचाने पर आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई, लेकिन जब तक वहां पहुंचे लोगों को माजरा समझ आता, इससे पहले ही बाइक सवार घटनास्थल से रफू चक्कर हो गए। महिला के पति की ओर से मुकदमा दर्ज करवाने के लिए टाउन पुलिस थाना में परिवाद सौंपा गया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर बाइक सवार अज्ञात जनों तक पहुँचने का प्रयास कर रही है। जानकारी के अनुसार सहदेव पुत्रा माता और निवासी जैन हॉस्पिटल के पीछे पंजाबी मोहल्ला टाउन ने बताया कि उसकी पत्नी पूनम देवी व बेटी प्रिया सोमवार रात्रि करीब 8:15 बजे टाउन शहर के बाजार से खरीदारी कर घर लौट रही थी। जब वे दोनों पंजाबी मोहल्ला वाली पुली के पास सिटी स्टोर व एसबीआई एटीएम के सामने पहुंची तो अचानक मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक आए और उसकी पत्नी पूनम देवी के गले में पहने सोने के 3 लॉकेट झपटकर फरार हो गए। उसकी पत्नी व बेटी ने शोर मचाया, लेकिन बाइक सवार देखते ही देखते ओझल हो गए। सहदेव ने बाइक सवार अज्ञात जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। हमारे पत्नी के साथ लॉकेट, मंगलसूत्र कोई बरदात बाइक सवार आदमी लेके भाग गया है। उसके बाद हम लोग पुलिस थाने में एप्लीकेशन लगाए, पुलिस को बुलाए, यहाँ पे देखने के लिए आया बरदात के दौरान। उसके बाद कहा मैं सुबह 10 बजे आ रहे हैं सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए, लेकिन 24 घंटा बीतने के बाद भी अभी तक हम लोग 3 बार पुलिस स्टेशन जाए हैं, पुलिस थाना में, अभी तक हमारे कोई प्रोसीजर नहीं मिला है। हाँ, मैं सीसीटीवी कैमरा में टाइमिंग में देख लिया हूँ, 2 जगह कैमरा में, 3 जगह कैमरा में मैं देख लिया सीसीटीवी कैमरा में, लेकिन अभी तक मैं उनको सूचना भी दिया, वो फोटो भी भेजे उनके पास। अभी तक कल आएंगे, परसों सुबह आएंगे, अभी तक कोई हमारे प्रोसीजर नहीं मिला है। हमारे पत्नी का नाम पूनम देवी, वो बाजार गई हुई थी, बाजार से वापस 8:15 बजे के लगभग आ रही थी। उस दौरान हमारे पत्नी के साथ ये वारदात हुआ। ये चंडी स्टूडियो के पास से वो पीछा कर रहा था। उसके बाद पिलाना प्रेस के पास में वो व्यक्ति रुका है, वहाँ पे वो उसके साथ बाइक पे सवार होके अपने एसबीआई एटीएम के पास में वो दुर्घटना किया है। उसके बाद हम लोग आए यहाँ पे, हमारे पत्नी उसके पीछा भाग जा, उसके बाद वो बाइक सवार व्यक्ति फरार हो गया। सिटी मोटरसाइकिल है, उस पर 2 व्यक्ति सवार है। फेस साहब वो इसे फेस नहीं दिख रहा था, लेकिन आदमी को पहचान हो रहा है कि ये आदमी है। श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में बुधवार को टाइगर हिल हीरो परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र यादव के पहुंचने पर अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में बुधवार को परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र यादव के पहुंचने पर अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट की उपाध्यक्ष कृष्णा यादव, डायरेक्टर जनरल गिरीश चावला, चेयरपर्सन दिनेश जुनेजा, वाइस चेयरपर्सन वरुण यादव ने योगेंद्र यादव को पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। भारतीय सेना में जाने के इच्छुक व डिफेंस अकादमी के छात्र छात्राओं को योगेंद्र यादव ने महत्वपूर्ण टिप्स दिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैप्टन योगेंद्र यादव ने छात्र छात्राओं को कारगिल युद्ध 1999 के दौरान हुए घटनाक्रम के बारे में विस्तार
विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जब वे अपने 7 जवानों की टुकड़ी के साथ टाइगर हिल पर पहुंचे तो वहां पर घात लगाकर बैठी पाकिस्तानी सेना ने उन्हें घेर लिया। आमने सामने गोलीबारी शुरू हो गई। काफी समय तक उन्होंने पाकिस्तानी सेना का सामना किया। पाकिस्तानियों की गोलीबारी से उनके 6 सैनिक साथी शहीद हो गए। वे अकेले पाकिस्तान की सेना के साथ लड़े। लड़ाई के दौरान उन्हें 17 गोलियां लगी। पाकिस्तानी सेना उल्टे पांव भागने को मजबूर हो गई। इस युद्ध के दौरान अदम्य साहस व पराक्रम दिखाने पर ही उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र से नवाजा गया। विश्वविद्यालय की तरफ से परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र यादव को स्मृति चिन्ह प्रदान कर दोशाला उड़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय के अलावा गुड डे डिफेंस स्कूल के छात्र छात्राएं भी मौजूद रहीं। ये हमारे सामने आई है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं, आपके सामने भी है। तीसरी रात का वो मंजर, 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना संभव सा प्रतीत हो रहा था, हमने रस्सियों के सहारे एक दूसरे का हाथ पकड़ करके हम उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। तो चलेंगे तो आवाज तो होगी, ऊपर से पत्थर भी गिरेंगे उनकी भी आवाज होगी। हमें नहीं पता था कि हम दुश्मनों के बंकर के बीच से ऊपर गुजर रहे हैं, लेकिन जब पत्थरों के गिरने की आहट हुई, हमारी आवाज हुई, उनको आवाज हुआ, पता चला कि हिंदुस्तान की फौज तो हमारे बहुत करीब आ गई। उन्होंने दोनों तरफ से, दोनों बंकरों से, दाएं बाएं से इस तरह से फायर खोल दिया, और जब तक उनका फायर खुला तब तक हम 7 जवान ऊपर चढ़ चुके। ऊपर चढ़े तो 7-8 मीटर का बिल्कुल प्लेन स्पेस और सामने दुश्मन के 2 बंकर। हम 7 जवानों ने जाकर के अंधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। हनुमानगढ़ आज एसकेडी यूनिवर्सिटी में बच्चों को माँ भारती के उन सपूतों का वो शौर्य, वो पराक्रम बताने का मुझे सौभाग्य मिला है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं यही राष्ट्र के भविष्य हैं। अगर इनके अंदर देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावना अगर जागृत होती है और ये राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं तो यही तभी तो ये राष्ट्र समृद्ध बनेगा, स्वस्थ बनेगा और स्वच्छ भी बनेगा। मैं उनके लिए बस यही, क्योंकि ये राष्ट्र युवाओं का राष्ट्र है और ये युवा राष्ट्र की ताकत है। ये ताकत राष्ट्र के लिए लगनी चाहिए। आप कहीं पर भी जो भी काम कर रहे हैं, राष्ट्र को सर्वोपरि रख करके काम कीजिए, क्योंकि राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है। ये कारगिल युद्ध जो कि एक ऐसे दुर्गम इलाकों में लड़ा गया जहां पर जीवन यापन करना बहुत मुश्किल था। कारगिल, बटालिक, द्रास, तुर्तुक, जहां सर्दियों के समय तो -60 डिग्री टेम्परेचर होता है, जब मई और जून के महीने में रात के समय -20 डिग्री टेम्परेचर। कोई ऐसे इलाकों में लड़ने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल क्लोथिंग, स्पेशल इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उस समय कुछ स्पेशल नहीं था। जो भी हमारे पास था उसी से भारतीय फौज ने वहाँ पर एक युद्ध लड़ा, जोश और जुनून के साथ लड़ा, तिरंगे की मान, स्वाभिमान और अभिमान की लड़ाई लड़ी और उन पहाड़ियों के ऊपर विजय पताका फहराई। मुझे भी उस कारगिल युद्ध के अंदर तोलोलिंग और टाइगर हिल के ऊपर युद्ध लड़ने का मौका मिला और टाइगर हिल के ऊपर जो हमारी पहली टुकड़ी गई थी घातक प्लेटून, उसमें 7 जवान ऊपर चढ़ पाए, 7 में से 6 खत्म हुए और मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। घायल अवस्था में भी दुश्मनों के ऊपर प्रहार करता रहा और आखिरकार उस टाइगर हिल को पुनः प्राप्त करने में एक अपना थोड़ा सा योगदान दे पाया। जंक्शन के वार्ड 51 में नगर परिषद की ओर से विस्थापित किए गए परिवारों को स्थायी करने की मांग को लेकर पार्षद सुरेश धमीजा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जंक्शन के वार्ड नंबर 51 सेक्टर नंबर 6 लेबर कॉलोनी में नगर परिषद की ओर से विस्थापित किए गए परिवारों को स्थायी करने की मांग को लेकर वार्ड 51 के पार्षद सुरेश धमीजा ने बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कॉलोनी के कई नागरिक भी मौजूद रहे। वार्ड पार्षद सुरेश धमीजा ने जिला कलेक्टर को बताया कि वार्ड 51 सेक्टर नंबर 6 लेबर कॉलोनी में पिछले काफी वर्षों से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के सदस्य अपने अपने कच्चे पक्के आश्रय बनाकर निवास कर रहे हैं। इन लोगों को नगर परिषद की ओर से विस्थापित किया हुआ है। इन्हें बिजली पानी का कनेक्शन मुहैया करवाए हुए हैं। इन लोगों के परिवार राशन कार्ड,
वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज बने हुए हैं। यह लोग पिछले 20 वर्षों से निरंतर यहाँ निवास कर रहे हैं। वार्ड पार्षद धमीजा ने बताया कि नगर परिषद की ओर से इस लेबर कॉलोनी में कुछ प्लाटों की नीलामी निकाली गई। मंगलवार को नगर परिषद एवं प्रशासन की ओर से नीलामी वाले प्लाटों को खाली करने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से यह भी कहा गया कि जो लोग वहाँ पर स्थायी रूप से काम कर रहे हैं उनको भी नोटिस देकर जिला कलेक्टर के आदेशानुसार भविष्य में इस जगह से हटाकर किसी अन्य जगह पर विस्थापित किया जाएगा। इस वजह से इन लोगों में भय बना हुआ है। पार्षद धमीजा ने कहा कि हालांकि पूर्व में सभापति की ओर से आश्वासन दिया गया था कि जो लोग स्थायी रूप से रह रहे हैं उन्हें बेघर नहीं किया जाएगा तथा गाइडलाइन के अनुसार उनको पट्टे व मालिकाना हक देने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। पार्षद धमीजा ने मांग की कि वार्ड 51 सेक्टर नंबर 6 लेबर कॉलोनी में पूर्व में नीलाम हुए प्लाटों के अलावा सभी परिवारों को स्थायी करने के आदेश दिए जाएं। उल्लेखनीय है कि नगर परिषद की ओर से मंगलवार को लेबर कॉलोनी में अतिक्रमण के रूप में चिन्हित 11 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया था। कॉलोनी वासियों ने नगर परिषद की इस कार्रवाई का विरोध भी किया था। नंबर 51 के निवासी जो लेबर कॉलोनी सेक्टर नंबर 6 में जो कल नगर परिषद द्वारा जो नीलामी के प्लाटों की जो कार्रवाई की गई थी, कल जो खाली करवाए गए थे, उसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने ये कहा कि कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार जो लोग स्थायी निवास कर रहे हैं उनको भी भविष्य में हटाया जा सकता है, दूसरी जगह उनको भेजा जा सकता है। तो इस सिलसिले में हम आज कलेक्टर साहब से मिले और कलेक्टर साहब को हमने अवगत करवाया कि ये लोग पिछले 18 साल से निवास कर रहे हैं। इनके कागज पत्र, बिजली पानी के बिल सब कुछ जो है 2004-05 से बने हुए हैं। और उनको ये भी बताया कि ये कब्जे एक्चुअली कब्जा नहीं है, कब्जा वो होता है जो इन लोगों ने खुद किया हो, जगह जो इन्होंने खुद रोकी हो। ये तो नगर परिषद द्वारा 2004 में जगह दी गई इनको रहने के लिए, तब से लेके आज तक ये वहाँ स्थायी निवास कर रहे हैं। और पूर्व में चेयरमैन साहब ने भी हमें ये लगातार आश्वासन यही दिया हमें कि जो लोग स्थायी रह रहे हैं हम उनको कुछ नहीं कहेंगे और गाइडलाइन के अनुसार उनको बसाने के लिए जो भी उचित कार्रवाई होती है स्थायित्व के लिए तो उनको स्थायी भी किया जाएगा। तो बस इसी सिलसिले में कलेक्टर साहब से सारी बात हुई और उनको हमने ये कहा कि आप मौका मुआयना भी कीजिए, सब सर्वे करवाइए, आप देखिए सभी लोग सही हैं और क्योंकि आप जिले के मालिक हैं तो आप हमें प्लीज़ मतलब आप ही लोगों से न्याय कर सकते हैं। नहीं, इस पर तो एक्चुअली वही बात है ना कि 2004 में सबसे बड़ी दिक्कत हमें ये आ रही कि कागज़ पत्र किसी के पास नहीं है। आज हमें एक नक्शा ज़रूर मिला और उस नक्शे की कॉपी हालांकि वो प्रमाणित तो नहीं है लेकिन वो कलेक्टर साहब को भी दी हमने और 18 साल हो चुके हैं, आज तक इससे पहले कभी कोई दिक्कत नहीं आई। अभी साल भर से लगातार दिक्कत आ रही है जी और हर बार हमें आश्वासन यही मिला है कि जो लोग स्थायी रह रहे हैं इनको कुछ नहीं कहा जाएगा। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में माता पिता के भरण पोषण, जिले में नशे व अवैध कारोबार पर रोकथाम, चाइल्ड लेबर की समाप्ति सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर नथमल डीडेल की अध्यक्षता में बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तर पर मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में वरिष्ठ नागरिकों व माता पिता के भरण पोषण, जिले में नशे व अवैध कारोबार पर रोकथाम, चाइल्ड लेबर की समाप्ति सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों एवं सभी विभागों के समन्वय से यह तय किया गया कि जिले में आगामी दिनों में ईंट भट्टों के चालू होने की स्थिति में बाल कल्याण समिति व ईंट भट्टा एसोसिएशन शिक्षा विभाग के साथ मिलकर वंचित भट्टा मजदूरों के बच्चों को आंगनबाड़ी स्कूलों से जोड़ा जाएगा। ईंट भट्टा एसोसिएशन सहित सबकी मदद से इन बच्चों को पोशाक, ड्राइंग सीट, एक्सरसाइज करने के लिए बुक उपलब्ध करवा अच्छा वातावरण उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि वह बच्चे व उनके माता पिता शिक्षा के महत्व को समझ सकें। जिला कलेक्टर ने कहा कि हनुमानगढ़ जिला पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर से सटा हुआ है, इस कारण नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस की ओर से भी लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। चिकित्सा विभाग की ओर से नशा मुक्ति के कैंप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन चिंता इस बात की है कि बावजूद इसके समाज में नशाखोरी की आदत लगातार बढ़ रही है। इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए समाज का सहयोग बड़ा अपेक्षित है। हर व्यक्ति जब आगे आएगा, अपने बच्चे का ध्यान रखेगा, तब हम नशे पर कंट्रोल कर पाएंगे। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में करीब 18 नशा मुक्ति केंद्र संचालित हो रहे हैं, लेकिन इनमें से मात्र 6 केंद्रों ने अभी तक समाज कल्याण विभाग की तरफ से एनओसी और मान्यता प्राप्त की है। अन्य केंद्रों का निरीक्षण करवाया जा रहा है। उन्हें प्रेरित किया जा रहा है कि राजस्थान सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन के अनुरूप कार्य करें। जिला कलेक्टर ने बताया कि नशा मुक्ति केंद्रों की शिकायतें भी मिलती रहती हैं। जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि गलत तरीके से या मापदंडों के विपरीत नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन न हो रहा हो। आकस्मिक निरीक्षण भी करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि वृद्ध नागरिक एवं भरण पोषण के संबंधित मामलों में सभी उपखंड अधिकारियों को लिखा गया है कि उनके यहाँ चल रहे मामलों को आगामी 30 दिनों में निस्तारित कर माता पिता एवं वृद्ध नागरिकों को संबल प्रदान करें। बैठक में समाज कल्याण अधिकारी विक्रम सिंह, सीओ प्रहलाद राय, मानव तस्करी यूनिट के इंद्रचंद मीणा, नगर परिषद एक्शन सुभाष बंसल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज हनुमानगढ़ जिले में जिला स्तर पर कुछ मीटिंग्स हुई है, जिनमें हमने वरिष्ठ नागरिकों और माता पिता के भरण पोषण,
जिले में नशे पर रोकथाम और अवैध कारोबार पर रोकथाम, चाइल्ड लेबर की समाप्ति आदि महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा किया और सभी विभागों के और जनप्रतिनिधियों के समन्वय से ये तय किया है कि ज़िले में आगामी दिनों में ईंट भट्टे पुनः चालू हो जाएंगे। बाल कल्याण समिति और ईंट भट्टा एसोसिएशन शिक्षा विभाग के साथ मिलकर के जो भी बच्चे होंगे उनको स्कूल में जोड़ा जाएगा, आंगनवाड़ी में जोड़ा जाएगा। ईंट भट्टा एसोसिएशन और सबकी मदद से उनको पोशाक, कुछ ड्राइंग शीट्स, कुछ एक्सरसाइज करने की बुक्स और एक अच्छा वातावरण बनाया जाएगा ताकि वो बच्चे और उनके माता पिता भी एजुकेशन के महत्व को समझ सके। जिला पंजाब और हरियाणा की बॉर्डर से लगता है और आए दिन नशे के संबंध में बहुत सारी खबरें छपती है, पर पुलिस के द्वारा भी बहुत सख्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन फिर भी समाज में नशाखोरी की आदत लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें समाज का सहयोग बहुत अपेक्षित है। हर व्यक्ति जब आगे आएगा, अपने बच्चों का ध्यान रखेगा, तब हम नशे पे कंट्रोल भी कर पाएंगे। चिकित्सा विभाग की तरफ से नशा मुक्ति के कैंप भी लगाए जा रहे हैं और ज़िले में टोटल 17-18 नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं, जिनमें से मात्र 6 ने अभी तक समाज कल्याण विभाग की तरफ से एनओसी और मान्यता प्राप्त की है। अन्य केंद्रों का हम निरीक्षण करवा रहे हैं और उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि वो राजस्थान सरकार की तरफ से गाइडलाइन जो भी जारी की हुई है उसके अनुरूप कार्य करें। नशा मुक्ति केंद्रों के बारे में शिकायतें भी मिलती है, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी गलत नशा मुक्ति केंद्र चल रहा है या मापदंडों के अनुसार नहीं चल रहा है, हम उनके संचालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे, आकस्मिक निरीक्षण भी करवाएंगे। और वृद्ध नागरिकों एवं भरण पोषण के संबंधित मामलों में हमने सभी एसडीएम साहिबान को ये लिखा है कि उनके यहाँ जितने भी मामले चल रहे हैं आगामी 30 दिनों में वो उन मामलों को डिस्पोज करके माता पिता और वृद्ध नागरिकों को सम्मेलन प्रदान करें। आज जिला सभागार में जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जो त्रिमासीय बैठक थी। उसमें बाल श्रम, भिक्षावृत्ति और मनसा के तहत काफ़ी मेजर मीटिंग थी। उसमें काफ़ी मुद्दों पे बात चर्चा हुई। उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि नशे पे अंकुश लगाया जाए। उसको लेकर बाल कल्याण समिति और जिला कलेक्टर के निर्देशों से पूरा प्रशासन लगा हुआ है। इसका उदाहरण मैं अभी बता देता हूँ। जो सुरेशिया में 100 फुट्टी रोड पे एक संस्कारित पाठशाला खोली, उसमें लगभग 90 से 100 बच्चे जो पूर्व में नशे में लिप्त थे या कोई बाल श्रम, भिक्षावृत्ति में, उन लोगों को एक मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया गया। तो हम समझते हैं, हमारे जिला कलेक्टर महोदय का भी यही संदेश है कि पूरे जिले में जो भी संस्थाएं हैं, जो भी भामाशाह है, वो आगे आएँ और बच्चों को शिक्षा से जोड़ें। हम समझते हैं कि अगर बच्चा शिक्षा से जुड़ गया तो स्वतः ही नशा खत्म हो जाएगा। इसको लेके आगे भी प्लान तैयार किए जा रहे हैं। आने वाले समय में इसको बाल श्रम और भिक्षावृत्ति को लेके भी रोकथाम को लेकर मंदिरों में जो भिक्षावृत्ति होती है उनको नोटिस दिए जा रहे हैं और होटल्स में भी एक स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है, जो बड़े स्तर पे इसका आगे आने वाला रिजल्ट मिलेगा। सब पूरा प्रशासन और पुलिस और हमारी बाल कल्याण समिति मुस्तैद है कि हमारे जिले में कोई भी बाल शोषण ना हो। और मैं समझूंगा कि पूरा प्रशासन मुस्तैद है, तो इस पर बहुत अंकुश भी लगाए और भविष्य में भी ये कार्रवाई करें। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक की। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट,
150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से बुधवार को जंक्शन में अग्रसेन भवन के सामने स्थित पार्किंग स्थल के पास खाली पड़ी भूमि पर पौधारोपण किया गया। मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से बुधवार को जंक्शन में अग्रसेन भवन के सामने स्थित पार्किंग स्थल के पास खाली पड़ी भूमि पर पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सदस्यों ने नीम का पौधा लगाकर की। इस मौके पर समिति सदस्यों ने कहा कि अपने बुजुर्गों व परिजनों की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए पौधारोपण सबसे अच्छा माध्यम है। सभी को अपने परिजनों के जन्म दिवस व स्मृति दिवस पर आवश्यक रूप से पौधारोपण करना चाहिए। समिति सदस्यों ने बताया कि संजय बलाडिया व जयंत बलाडिया ने 11 पौधे मै ट्री गार्ड और रमेश कुमार शर्मा ने 2 नीम के पौधे मै ट्री गार्ड समिति को भेंट किए। इन पौधों मै ट्री गार्ड को लगाया गया है। इस दौरान व्यापारी पदमचंद जैन, सुरेश कुमार महला, राजेंद्र सिंह सेंगर, ऋषि भारद्वाज, चंद्र प्रकाश मीणा, अरुण दुबे, रमेश शाक्य सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे। मानव उत्थान सेवा समिति के द्वारा आज हनुमानगढ़ जंक्शन में अग्रसेन भवन के सामने 13 पौधे मै ट्री गार्ड श्राद्ध पक्ष के उपलक्ष्य में लगाए गए। 11 ट्री गार्ड उनकी सम्मति में श्राद्ध पक्ष के ऊपर समिति को दान में दिए गए। 2 पौधे मै ट्री गार्ड रमेश कुमार जी द्वारा दिए गए। वार्ड पार्षदों की ओर से नशीले मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे जन जागृति अभियान के तहत बुधवार को जंक्शन के वार्ड 40 सुरेशिया स्थित गौतम बुद्ध माध्यमिक शिक्षा सदन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। नशा मुक्त हो हनुमानगढ़ के तहत शहर के वार्ड पार्षदों की ओर से नशीले मादक पदार्थों व सट्टे के खिलाफ चलाए जा रहे जन जागृति अभियान के तहत बुधवार को जंक्शन के वार्ड 40 सुरेशिया स्थित गौतम बुद्ध माध्यमिक शिक्षा सदन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा, सुरेशिया पुलिस चौकी प्रभारी ASI भूप सिंह ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान पोस्टर प्रतियोगिता हुई। बच्चों ने नशे के खिलाफ जागरूक करते चित्र पोस्टर पर उकेरे। इसके अलावा भी बच्चों ने नशे के खिलाफ प्रस्तुतियाँ दी। अतिथियों की ओर से इन गतिविधियों में हिस्सा लेने वाले करीब 60 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। पार्षद प्रतिनिधि निरंजन नायक ने बताया कि जन जागृति अभियान को पहले पूरे शहर व बाद में गांव-गांव ले जाया जाएगा। अभियान के तहत लोगों को जागरूक कर नशे से दूर रहने का आह्वान किया जाएगा। इस मौके पर विद्यालय के अमरजीत सिंह शाक्य सहित अन्य स्टाफ मौजूद था। बचपन इंसान की जिंदगी का सबसे हसीन पल, न किसी बात की चिंता और न ही कोई जिम्मेदारी, बस हर समय अपनी मस्तियों में खोए रहना, खेलना कूदना और पढ़ना। लेकिन सभी बच्चों का बचपन ऐसा हो जरूरी नहीं। बाल मजदूरी की समस्या से आप अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे। कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है और वह जीविका के लिए मजदूरी करता है, बाल मजदूर कहलाता है। गरीबी, लाचारी और माता पिता की प्रताड़ना के चलते ये बच्चे बाल मजदूरी के इस दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। आज गौतम बुद्ध माध्यमिक शिक्षा सदन में जो नशे के ऊपर जो अभियान चला है, जो रथ यात्रा है और नशा मुक्त हो हनुमानगढ़ और नशा जागृति जो हमारा अभियान है, जन जागृति का अभियान है, उसके अंतर्गत जो पार्षदों ने एक मुहिम चला रखी है हनुमानगढ़ की, भी इस हनुमानगढ़ के पूरे क्षेत्र को हमें नशे से मुक्त करवाना है। तो आज हमारे बीच वो पूरी टीम उपस्थित है और इसके साथ साथ हमारे चौकी प्रभारी श्री भूप सिंह जी पहुँचे। वो भी बच्चों को उन्होंने बताया भी नशे के प्रति हमें कैसे जागरूक रहना है और क्या क्या सरकार प्रशासन उसके लिए कार्य कर रही है। इसके साथ साथ श्री नवनीत जी जो हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, श्री बच्चों साहब, वो भी आए हैं और उन्होंने भी जानकारी दी है बच्चों को और सभी क्षेत्रवासियों को भी नशे की क्या क्या समस्याएं हैं और नशे को हम कैसे दूर कर सकते हैं। मेडिकल नशा है, उसको छोड़ने के लिए किस प्रकार हमें सुविधाएं मिलती है सरकार के द्वारा और ये कैसे छोड़ा जा सकता है। युवा पीढ़ी से ये अपील करना चाहता हूँ कि अपने जितनी भी ऊर्जा है उस ऊर्जा को आप व्यर्थ ना गंवाएं और नशे से अपनी जो वृत्ति है वो हटाकर और सृजनात्मक में अपना योगदान दें। अपने आप को योगा से जोड़ें, अपने आप को बढ़िया गेम से जोड़ें और अच्छी तैयारियाँ करें। तो इससे क्या कि आपका मन भटकेगा नहीं, अपने शरीर को मजबूत बनाएं और ध्यान मेडिटेशन करें। इससे क्या है कि आप इससे दूर रहेंगे और अच्छे साहित्य को पढ़ें। नशे के, चिट्टे के और सट्टे के विरुद्ध चलाए जा रहे जन जागृति अभियान का रथ है जो आज सुरेशिया गौतम बुद्ध सदन में पहुंचा है। तो गौतम बुद्ध शिक्षा सदन ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कराया है। इस प्रोग्राम में जो बच्चों ने प्रस्तुतियां दी है नशे के खिलाफ और जुए के खिलाफ, तो बड़ी सराहनीय है। इन्होंने बच्चों ने इतनी कम समय में इतनी बड़ी तैयारी की। इन्होंने ये जागरूकता लाने की कोशिश की भी नशे से जो दुष्प्रभाव होते हैं, तो ये बच्चों ने बताया है कि अभी नशे से कितना घर का नुकसान होता है,
और घर पे किस किस तरीके के नुकसान इंसान को झेलने पड़ते हैं, तो बहुत ही बढ़िया। और अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो अभियान है, जन जागृति अभियान है, ये हमारा सफल होता दिख रहा है। इस अभियान के चलते देखो कितनी बड़ी बड़ी चिट्टे की और बड़ी बड़ी ये जो कार्रवाई हो रही हैं, तो मेरा मानना है कि मैं जिला प्रशासन का मीडिया के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा। आज से पूर्व 6-7 दिन पहले हमारे एसपी साहब अजय सिंह राठौड़ जी ने 150 ग्राम चिट्टा स्टेशन पे पकड़ा था, जो दिल्ली से लाया गया था। और कल की बात है, कल देखो कितनी बड़ी कार्रवाई की है। मैं धन्यवाद दूंगा अपने डीएसटी टीम का भी, कि डीएसटी टीम ने जो खोजबीन करके 1.5 किलो जो चिट्टे का किया है, 1.5 किलो चिट्टे में पता नहीं कितने घर बर्बाद हो जाते। तो मेरा मानना है भी मैं धन्यवाद डीएसटी टीम और जिला अधीक्षक महोदय का भी मैं देना चाहूँगा कि अभी जब से हमने ये अभियान चलाया है, कितनी बड़ी बड़ी कार्रवाई हो रही है। जंक्शन बस स्टैंड को यथावत रखने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने रोडवेज के मुख्य प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। जंक्शन बस स्टैंड को यथावत रखने की मांग तेज होने लगी है। इस मांग को आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार उठाया जा रहा है। इस संदर्भ में संबंधित विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। इसी क्रम में आज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर के प्रबंधक के नाम हनुमानगढ़ आगार के मुख्य प्रबंधक को ज्ञापन सौंप जंक्शन बस स्टैंड को यथावत रखने की मांग की। आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र बेनीवाल ने बताया कि 8 अगस्त को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक में जंक्शन में वर्तमान में संचालित रोडवेज बस स्टैंड को मास्टर प्लान 2035 आरक्षित भूमि अबोर बाईपास पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। वहीं इस निर्णय के उपरांत हनुमानगढ़ आगार के मुख्य प्रबंधक की ओर से वर्तमान बस स्टैंड को जंक्शन में संचालित रोडवेज बस डिपो में ले जाकर संचालित किए जाने का प्रस्ताव जयपुर प्रबंधक को भिजवाया गया है। बेनीवाल ने कहा कि उक्त बैठक में बस स्टैंड के अव्यवस्थित होने के कारण भीड़भाड़ रहने, भारी वाहनों के आवागमन के कारण अति सघन क्षेत्र यातायात बाधित होने एवं दुर्घटनाएं होने की आशंका को देखते हुए इसे स्थानांतरित किए जाने का निर्णय लिया गया है। यदि इस निर्णय के दृष्टिगत वर्तमान में संचालित जंक्शन बस स्टैंड को रोडवेज डिपो में स्थानांतरित किया जाता है तो ये समस्या वर्तमान बस स्टैंड की परिस्थितियों से कई गुना अधिक विकट हो जाएगी। रोडवेज डिपो में निगम के नियमों के अनुसार जगह आरक्षित की हुई है, जिसमें रोडवेज वर्कशॉप, तेल डिपो प्रबंधन संचालन के लिए कार्यालय स्थापित है। अगर इस स्थान पर रोडवेज बस डिपो को भी संचालित किया जाएगा तो यह जगह अन्य कामों के लिए पर्याप्त नहीं होगी। दूसरी समस्या, रोडवेज डिपो के ठीक सामने रेलवे ओवरब्रिज बना हुआ है। इससे पहले से ही यातायात के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में अगर डिपो के अंदर दिन भर बसों का आवागमन होता रहा तो न केवल रोड लगातार जाम रहेगी अपितु दुर्घटना घटित होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि रोडवेज प्रबंधन की ओर से लिया गया यह निर्णय अव्यवहारिक है, जो किसी भी सूरत में लागू किया जाना यातायात व्यवस्था के लिए न्यायोचित नहीं है। उन्होंने कहा कि 8 अगस्त की बैठक में लिए गए निर्णय के संदर्भ में क्षेत्र के नागरिकों से किसी प्रकार की कोई रायशुमारी नहीं की गई। इससे आमजन में इस प्रस्ताव को लेकर काफी आक्रोश है। क्षेत्र के अधिकांश नागरिक इस निर्णय से असहमत हैं। वर्तमान में संचालित बस स्टैंड को कहीं अन्यत्र स्थापित किए जाने से हर नागरिक को परेशानी होगी। इस मौके पर गुलशन सोनी, मंगल सिंह, गोपाल राम, महेंद्र मोहन, बनवारी लाल, राजकुमार सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला प्रशासन और नगर परिषद प्रशासन जो है वो वर्तमान जंक्शन में जो बस स्टैंड है उसको अबोर बाईपास पे ले जाना चाह रहे हैं। रोडवेज प्रबंधन ये चाहता है कि अगर उसको वहाँ से हटाया जाता है तो बस स्टैंड है जो डिपो में ले जाएगा। और इस समस्या को जो मुख्य कारण है जो प्रशासन द्वारा अवगत कराया जा रहा है वो ये करवाया जा रहा है कि बाजार है, भीड़ भाड़ है और रोड जाम रहता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, क्या रोडवेज डिपो में यदि बस स्टैंड को स्थापित किया जाता है तो वहाँ पर रोड जाम नहीं होगी क्या? जितनी वर्तमान बस स्टैंड पे रोड जाम हो रही है उससे 100 गुना ज़्यादा जो है वो जाम होने की संभावना है, 100 गुना ज़्यादा। क्योंकि रोडवेज बस स्टैंड वर्तमान में रोडवेज डिपो के ठीक सामने ओवरब्रिज बना हुआ है और ओवरब्रिज के पास ना तो रोड की चौड़ाई बढ़ाई जा सकती है और ना ही चौराहों को जो है वो चौड़ा किया जा सकता है। तो हमारी मांग ये है कि जिला प्रशासन और रोडवेज प्रबंधन दोनों मिलकर के जो है वो इस बात पर सहमति बनाएं कि जो वर्तमान में रोडवेज का जहां जंक्शन में चल रहा है अभी बस स्टैंड, वहीं पर बस स्टैंड को चलने दिया जाए ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। आज हम मीडिया के माध्यम से ये अवगत कराना चाहते हैं कि जो हनुमानगढ़ जंक्शन का जो बस स्टैंड बाहर ले जाना चाहते हैं उसके अंदर पब्लिक को अति परेशानी होगी, किराए में बढ़ोतरी होगी, खर्चा बढ़ जाएगा। तो हम आज रोडवेज डिपो के शाखा प्रबंधक से निवेदन करने आए हैं कि जो रोडवेज डिपो के अंदर बस स्टैंड लाने का जो प्रावधान इन्होंने आगे भेजा है उसको यथास्थिति कैंसिल करके बस स्टैंड को यथास्थिति हनुमानगढ़ जंक्शन में रखा जाए। इनका जो मूल ध्येय है, मूल मुद्दा जो है कि वहाँ पे भीड़ ज़्यादा रहती है। तो हम ये पूछना चाहते हैं प्रबंधक महोदय से कि रोडवेज डिपो के आगे जो शाम को पूरे टाइम के अंदर 300-400 बसें निकलेंगी उसकी वजह से
आवागमन अवरुद्ध नहीं होगा क्या, भीड़ नहीं होगी क्या, पब्लिक नहीं आएगी, ऑटो नहीं आएंगे, क्या साधन नहीं आएंगे। वहाँ की अपेक्षा हमारी अनुमान है कि यहाँ पे अति जो भीड़ हो जाएगी जिसका इनके पास कोई निवारण नहीं है। तो ये इनका जो एक सोच है, भी भीड़ हो रही है। भीड़ तो पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे भारत के अंदर हर बस स्टैंड के आजू बाजू में काफ़ी भीड़ मिलती है। इसका मुद्दा कुछ और है जिसको हम अब बताना नहीं चाहते, तो इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि पब्लिक के हित को देखते हुए जो ये बस स्टैंड है यथास्थिति हनुमानगढ़ जंक्शन में रखा जाए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दीपावली के दृष्टिगत खाद्य पदार्थों को लेकर विशेष अभियान शुरू किया गया है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत बुधवार को रिलायंस मेगामार्ट एवं डेली सेव नामक 2 संस्थानों का निरीक्षण किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दीपावली के नजदीक आते ही खाद्य पदार्थों की जांच का काम शुरू कर दिया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी नवनीत शर्मा ने बताया कि उनके 2 फूड इंस्पेक्टरों ने 2 बड़े संस्थानों का निरीक्षण कर उसमें कुछ कमियां पाई हैं। दोनों ही संस्थानों को नोटिस जारी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रिलायंस मेगामार्ट और डेली सेव 2 संस्थानों पर उनके अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान फ्रीजर का टेम्परेचर कम पाया गया और वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों का हेल्थ सर्टिफिकेट भी उनके पास नहीं पाया गया। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग का यह प्रयास है कि हनुमानगढ़ में तमाम व्यापारियों का पंजीकरण किया जाए ताकि हनुमानगढ़ के लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ स्वास्थ्य विभाग को राज्य सरकार द्वारा 3 ट्रेनी FSO प्रदान किए गए हैं। ये तीनों ही FSO अधिकारी विभिन्न प्रतिष्ठानों पर जाकर संस्थान के मानकों का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी त्योहार के दृष्टिगत विभाग द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान बड़े स्केल पर चलाया जाएगा। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय जिला कलेक्टर महोदय शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत काफ़ी संवेदनशील है और उन्हीं के निर्देशों की पालना में हमें राज्य सरकार से 3 ट्रेनी FSO भी मिले हुए हैं, जिसमें रफ़ीक मोहम्मद, सुदेश कुमार गर्ग और संदीप कुमार जी, ये 3 हमारे ट्रेनी FSO हैं। चूँकि अभी जो वर्तमान में हमारे जीत सिंह यादव जी लगे हुए थे उनका ट्रांसफ़र हो गया है। इनकी एज ए ट्रेनी हमने इंस्पेक्शन के लिए आज 2 रिटेल स्टोर में भेजा था। एक रिलायंस रिले जो शिव मंदिर में है और दूसरा डेली से। दोनों में चेकलिस्ट के आधार पे हमने चेकिंग करवाई है। तो चूंकि अभी चेकलिस्ट के हिसाब से हम जन जागरूकता भी करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमियां इसमें पाई गई हैं। जैसे कि कुछ मैं बिंदु बताना चाहूँगा कि जो कि सभी अपने जो व्यापारी बंधु हैं उनको भी इसकी जानकारी रहे कि उनको ये चीज़ें करवा के रखनी है। जैसे कि हर 25 वर्कर होते हैं, 25 वर्कर में एक फूड सेफ्टी सुपरवाइजर रखना होता है जो कि उनका आगे ध्यान रखते हैं। दूसरा, कर्मचारी जो है उनको, जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं उनका कर्मचारियों का मेडिकल सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए ताकि पैकिंग में या खाद्य से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं वो किसी तरीके की संक्रामक रोग अपने किसी को संक्रामकता ना फैलाएं। दूसरा, जो फ्रोजन आइटम है जो फ्रिज में रखा जाता है उसका प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए। जैसे -18 डिग्री अगर है उसका टेम्परेचर, तो टेम्परेचर उसमें शो होना चाहिए, नापने का यंत्र होना चाहिए और उसकी एक लॉग बुक होनी चाहिए। उसका बुक में टेम्परेचर रिकॉर्ड होना चाहिए जो कि डिस्प्ले होना चाहिए आम आदमी को। दूसरा, जो अब सर्टिफिकेट जारी करते हैं, जो खाद्य सुरक्षा हमारी तरफ से जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है रजिस्ट्रेशन का, वो प्रदर्शित होना चाहिए। जिस नाम से आपने सर्टिफिकेट लिया है उसी नाम से ही स्टोर का नाम भी आगे प्रदर्शित होना चाहिए। एक्सपायरी और जो नॉन एक्सपायरी है दोनों का स्टोरेज अलग होना चाहिए। एक्सपायरी का आपका एक अलग गोदाम या एक स्पेस होनी चाहिए कि यहाँ पे हम एक्सपायरी चीज़ें रखते हैं और उसका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर ये सामान एक्सपायरी हुआ था, वो रिकॉर्ड भी मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद में जो पेस्ट कंट्रोल जो होता है, पेस्ट कंट्रोल वीकली पेस्ट कंट्रोल कराया जाना चाहिए जहाँ भी खाद्य पदार्थ पड़े हुए हैं। पेस्ट कंट्रोल के लिए ट्रेंड पर्सन आके वहाँ पे सुपरविजन करे और वो लिख के जाए कि यहाँ पेस्ट कंट्रोल है, यहाँ पे कोई भी इस तरीके के कीड़े मकोड़े इस तरीके का नहीं है यहाँ पर। थर्ड पार्टी ऑडिट हालांकि वो उसमें शामिल नहीं है लेकिन वो भी उसमें ज़रूरी होती है। मेडिकल सर्टिफिकेट कंपलसरी है, 1 साल में प्रति वर्ष मेडिकल सर्टिफिकेट कर्मचारी का मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए और मेन जो फ्रोजन आइटम है वो टेम्परेचर वाला वो रिपोर्ट है। ये मुख्य बातें हैं जो भी फूड से रिलेटेड जो भी व्यापारी बंधु हैं उनको ये कायम रखनी है। बिल्कुल, ये रिलायंस मेगामार्ट और दिल्ली सेव दोनों पे हमारे जो FSO हैं, ट्रेनी FSO, तीनों के नाम बताए मैंने, उन्होंने जाके विजिट किया, कमियां इसमें मिली हैं और उनको अभी आज हम नोटिस जारी करेंगे। जो बिंदु बताए हैं इनमें पूर्ति अभी है नहीं, कमियां काफ़ी सारी हैं, तो आज नोटिस जारी करेंगे और प्रयास ये करेंगे कि हनुमानगढ़ में
जितने भी खाद्य व्यापारी हैं वो एक तो रजिस्ट्रेशन करवाएं, और ये जो कमियां हैं ये हम जागरूकता के लिए जो मैंने बातें बताई हैं ये सारी पूरी कराया जाना सुनिश्चित करें। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।